तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप की कंपनी है और कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी कंसल्टिंग का काम करती है और काफ़ी सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और कंपनी को डिटेल में हम चेक करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के पिछले 5 साल का फाइनेंशियल डेटा चेक करेंगे जिससे हमें कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं, जिससे हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें एक हेल्प ले सकें। दूसरा, आपको एक बात और बता दें, ये जो वीडियो है ये अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और हम बात करते हैं अपनी कंपनी बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। बात करें तो कंपनी सीके बिरला ग्रुप का पार्ट है और कंपनी का इंडिया के अलावा यूके, यूएस सब जगह बिजनेस है और कंपनी 10,000 से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल होल्ड करती है, उसके बाद इतने एम्प्लॉय हैं। बात करें तो कंपनी कौन कौन सेक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो आईटी सर्विसेज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उसमें बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस, लाइफ साइंसेज, एनर्जी रिसोर्सेज, यूटिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह की इंडस्ट्रीज को कंपनी जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करें तो अच्छा कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे ही वर्टिकल से कंपनी को काफ़ी अच्छे रेवेन्यू आते हैं। बात करें तो कंपनी अभी मेनली 4 वर्टिकल्स में काम करती है। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ से कंपनी को 41% आता है। फिर दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ से कंपनी को 21% आता है। एनर्जी और यूटिलिटी से कंपनी को 14% आता है और लाइफ साइंसेज से कंपनी को 24% होता है। तो देखें तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी का रिवेन्यू, किसी भी एक वर्टिकल या एक सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी बात करें जो कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, उन सर्विस टाइप से कंपनी को कैसे कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंपनी जो डेटा और एनालिटिक्स काम करती है उससे कंपनी को 26% होता है। डिजिटल एंड क्लाउड में जो कंपनी काम करती है वहाँ से 34% होता है। ईआरपी सिस्टम में कंपनी काम करती है, वहाँ से 32% रेवेन्यू है और इंफ्रास्ट्रक्चर से 8% है। तो यहाँ भी देखें तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से है रेवेन्यू का, किसी भी एक सर्विसेज पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर एक सर्विस पे या एक टाइप के कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है तो वहाँ ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि अगर उस टाइप के कस्टमर में या वहाँ के उस सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन आ गया तो कंपनी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। उस बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, कि सब जगह कंपनी काम करती है, इंडिया है, यूएस है, यूके है, तो वहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो यहाँ बात करें तो कंपनी को सबसे रेवेन्यू यूएसए से आता है 85% का, यूके एंड यूरोप से कंपनी को 10% आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी को लगभग 5% में आता है। तो बात करें तो कंपनी की हाई डिपेंडेंसी है 85% रेवेन्यू की यूएस की मार्केट में। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यूएस की मार्केट में कभी कोई डाउनफॉल आया तो इस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। और ज़्यादातर आईटी कंपनी बात करें तो इनका यूएस में ज़्यादा बिजनेस होता है, तो वहाँ से इसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें अब तक हम चेक करेंगे कंपनी की सब अच्छी हैं। फिर बात करें कंपनी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की, ऐसा तो नहीं कि एक ही क्लाइंट में ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वो इसमें हम चेक करते हैं। तो यहाँ बात करें तो अभी कंपनी के पास में लगभग 278 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी के जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वहाँ से कंपनी को 33% होता है, टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहाँ से 48% होता है और कंपनी के जो टॉप 20 क्लाइंट्स हैं वहाँ से 64% होता है। तो यहाँ भी देखें तो टॉप 10 जो क्लाइंट है वहाँ से 48%, यानी कि लगभग 50% का जो रेवेन्यू है वो उन 10 लोगों पर डिपेंडेंसी है इस कंपनी की। अगर उन 10 में से कोई भी बैकआउट कर जाएगा तो कंपनी का रेवेन्यू एकदम से कम हो सकता है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उस पर भी फर्क आ सकता है। तो यहाँ देखिए तो यूएस की मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है और यूएस में जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उस पर 50% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो भी थोड़ा कंसर्न वाली बात है। बाकी बात करें तो कंपनी की सर्विस अच्छी है, कंपनी का ब्रांड भी अच्छा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ देखिए तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उसके पास में कंपनी के 41% शेयर हैं, एफआईज के पास में 23% शेयर हैं, डीआईज के पास में 19% शेयर हैं और पब्लिक और अदर्स के पास में 17% शेयर हैं। तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सबके पास अच्छा स्टेक है। बात करें एफआईज और डीआईज का टोटल देखें तो 42% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है और ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ये अच्छे से रिसर्च करके सब चीज़ चेक करके तब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी में दम होगा, उसका फ्यूचर अच्छा होगा, तभी इतना अच्छा स्टेक ये कंपनियां होल्ड कर रही हैं। अब जैसे हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हो सकता है हमारी लिमिटेड नॉलेज हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, लेकिन यहाँ बात करें
तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ये अच्छे से पूरे रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है, सब चीज़ चेक करती है, तब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बात करें अगर FIDs किसी कंपनी में हाई स्टेक होल्ड करते हैं तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उस कंपनी में दम है, उसका फ्यूचर अच्छा है, इसीलिए इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, और बात करें तो स्मॉल कैप के हिसाब से कंपनी है, तो उसी तरह सारी चीज़ें अगर इसको हम टॉप 5 या टॉप कंपनी से कंपेयर करेंगे तो वो करना गलत होगा, लेकिन मिड रेंज में और जो स्मॉल कैप कंपनी है उसके हिसाब से कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। तो यहाँ बात करें तो कंपनी के बहुत ही बढ़िया बल्कि एक्सीलेंट फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी ने सारे पैरामीटर बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। 2020 में कंपनी के थे लगभग 3,200 करोड़ के आसपास और 2024 में बढ़ के 5,200 करोड़ हो गए हैं। तो बात करें तो 16% के बहुत ही अच्छे CAGR से कंपनी पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है, और पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो हमें क्लियर दिखा रहा है कंपनी अच्छे से कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं, इसीलिए कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा पा रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 12%, 16%, 15% का हर साल का कंपनी का यहाँ पर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, पिछले 5 साल की 14% की एवरेज है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे हम पहले बात की थी कि बड़ी कंपनियां TCS या इन्फोसिस हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ के हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उस हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। अब अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या पता लगता है, हम क्यों कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर रहे हैं, इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है या उसकी जो भी इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है। साथ साथ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है अपने क्लाइंट को, वो भी अच्छे प्राइस पे करती है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे करती है, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन मिल रहा है, ये डेटा हमें क्लियर बताता है। उसके बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो बहुत ही अच्छे अमाउंट से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। 224 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 में, और देखें तो 624 करोड़ हो गया। यहाँ भी देखें तो सेम 18% से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और 16% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल में, और 18% से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसी कंपनी नहीं है कि जो डिस्काउंट देके कस्टमर एक्विजिशन कर रही है और प्रॉफिट कंपनी का नहीं बढ़ रहा, सिर्फ सेल्स बढ़ रही है। तो कंपनी रेवेन्यू भी अच्छे से इंक्रीज कर रही है और साथ साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी मैनेज कर रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस होल्ड कर रही है। फिर बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, एक कैश रिच कंपनी है। अब फ्री कैश फ्लो होने से क्या पता लगता है कि कंपनी को बार बार अपना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ये कैसा कैश है जो फ्रीली अवेलेबल है, कंपनी के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी सब पूरा हो गया, रिजर्व्स बन गए, तब ये पैसा अवेलेबल है। तो कंपनी अच्छे से प्रॉफिट भी जनरेट करती है, उस पैसे को अपने पास रख पाती है। और बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो यही एक असली कमाई होती है कि बिजनेस की, जिसको एक इन्वेस्टर या एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है। प्रॉफिट में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं प्रॉफिट जनरेट करती हैं, लेकिन बार बार उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कई बार और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बार बार, और वो पैसा उनको घर नहीं लेके जा सकते। यहाँ देखें तो फ्रीली अवेलेबल, मतलब अब बिजनेस को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यही असली कमाई है। फिर बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो 26% की एवरेज है पिछले 5 साल की, 30% तक भी कंपनी ने अपना जो है डिविडेंड पेमेंट करा है। तो डिविडेंड पेमेंट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्यों अच्छी कंपनी है? कंपनी फ्री कैश फ्लो अच्छा होल्ड करती है, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको एज ए डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को पेमेंट कर देती है। तो कंपनी का बिजनेस भी लगातार अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, उससे शेयर प्राइस भी इंक्रीज होता है, और साथ साथ कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी करती है, तो लोगों को थोड़ा पैसा मिल सकता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कंपनी ग्रोथ वाली भी हो और डिविडेंड पेमेंट भी करती हो, तो उसके साथ देखें तो दोनों पैरामीटर से कंपनी अच्छी है। फिर हम बात करें कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसके लिए चेक करते हैं कंपनी का डेट बाय इक्विटी शो कि कंपनी कितना लोन लेके बिजनेस कर रही है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि कोई भी अगर कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्क कंपनी बन जाती है, क्योंकि कंपनी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, उतना ज़्यादा पैसे वापस करने का बर्डन आता है। अब पैसा बिजनेस करने के लिए है तो थोड़े टाइम उसको वापस भी करना पड़ेगा, तो बिजनेस से निकाल कर पैसा वापस करेंगे तो भी कंपनी को प्रॉब्लम आएगी, और हाई इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा तो भी कंपनी को दिक्कत हो सकती है। तो हाई डेट मतलब हाई रिस्क की कंपनी। लेकिन यहाँ बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी शेयर 0.03, लगभग 0 के बराबर है। तो कंपनी कोई खास डेट होल्ड नहीं करती है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आया ज़्यादा कंपनी के ऊपर नहीं है, और ना ही कोई पैसे वापस करने की टेंशन है। उसके बाद करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है। कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 23% का, और पिछले 5 साल की एवरेज है 17% की। 15% है उससे ज़्यादा किसी कंपनी का रिटर्न इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी मानते हैं, कंपनी अच्छा जो है रिटर्न जनरेट करिए अपने इन्वेस्टर के पैसे, इक्विटी मतलब इन्वेस्टर का पैसा। यहाँ देखें तो पिछले साल का 23% और पिछले 5 साल की एवरेज भी 17% की है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी ROE भी जनरेट करती है। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कंपनी के बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट फाइनेंशियल हैं, तो हमने क्लियरली देख लिया कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कोई डेट भी नहीं है, डिविडेंड भी पेमेंट कर रही है कंपनी, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है।
सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो कुल मिला के बिल्कुल क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि ठीक है, कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल बढ़िया है, लेकिन हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कहीं कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है। उसको इस बात करें तो पार्ट में वीडियो के चेक करेंगे। और आपको बता दूं, मैं इस तरह की कंपनीज को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उससे हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। जैसे हम बात की थी कि फ्री कैश फ्लो ही एक बिजनेस की असली कमाई होती है। और हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी चेक किया था, तो उस हिसाब से देखें तो 2022 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो था 217 करोड़ का, 2023 में था 503 करोड़ और 2024 में था 699 करोड़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज लेते हैं, और पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 470 करोड़ रुपये, यानी लगभग 470 करोड़ रुपये हर साल बिरला सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी जनरेट करती है एज ए फ्री कैश फ्लो। और इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 23,500 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो हर साल 470 करोड़ रुपये हमें कमा के दे सकती है, उस कंपनी को खरीदने के लिए पूरी कंपनी की वैल्यूएशन आ रही है 23,500 करोड़ रुपये। अब ये तो गई पूरी कंपनी की वैल्यू। इसको नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है 850 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि 850 रुपये पर इक्विटी शेयर प्राइस के हिसाब से अगर हम बिरला सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को फेयर वैल्यू पे या ओवर वैल्यूशन में खरीदते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हम डेटा चेक कर पा रहे हैं वो सब क्या पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कंपटीशन आ जाए, इंटरनल कंपनी को प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि कंपनी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदना चाहिए। 50% अगर मार्जिन सेफ्टी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे पास मार्जिन सेफ्टी होनी चाहिए। एक्चुअल प्राइस पे खरीदेंगे तो रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या कंपनी का फेयर प्राइस। अब बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की, कि आज हम जो कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो किस रेट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 690 रुपये का। हमने जो फेयर वैल्यू निकाली थी वो थी 850, उससे कहीं कम प्राइस में कंपनी मिल रही है। क्लियरली कंपनी अंडर वैल्यूशन है। कितनी अंडर वैल्यूड है, तो कंपनी की फेयर वैल्यू के 80% मिल रही है और 20% का मार्जिन सेफ्टी है। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन सेफ्टी तो नहीं है, लेकिन फिर बात करें तो 20% का मार्जिन सेफ्टी है। फिर बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो इजीली समझ में आता है कि सस्ती मिल रही है महंगी मिल रही है। तो कंपनी का पी बाई रेशियो चल रहा है 30 का और इंडस्ट्री का चल रहा है 34। तो उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी थोड़ा ही गैप है, बहुत ज़्यादा सस्ती कंपनी नहीं मिल रही है। 20% के आसपास अपने को मार्जिन सेफ्टी मिल रही है। लेकिन जब हम चेक किया कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं, फिर भी देखें तो कंपनी हमें अंडर वैल्यूएशन मिल रही है। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट के देख सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन बात करें मार्जिन सेफ्टी के सस्ते शेयर मिलने की, तो अभी हमने लेटेस्ट कुछ वीडियो बनाई हैं, उसमें चेक करें तो बहुत सारी दूसरी IT कंपनी जो हमें काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रहे हैं। जैसे बात करें एम्फेसिस की, तो 50% मार्जिन सेफ्टी के साथ मिल रही है। विप्रो, इन्फोसिस, ये 40% का मार्जिन सेफ्टी आ रहा है, यानी कि एक्चुअल प्राइस के 60% 50% पे भी अवेलेबल हैं। तो आप उन कंपनीज को भी ऑप्शन में ले सकते हैं। तो वहाँ पे हम देखें तो वो कहीं ज़्यादा सस्ते प्राइस मिल रहे हैं इस कंपनी के मुकाबले। ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इन कंपनीज में क्या है और ज़्यादा शेयर डाउन है उसकी अर्निंग के हिसाब से। तो इस तरह से बात करें तो बिरला सॉफ्ट के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।